अस्पताल में कदम रखते ही बीरेश के पैरों में ब्रेक लग गया। सामने खड़े बिंदिया के माता पिता के चेहरे पर आज परसों से भी ज्यादा मुर्दनी छाई हुई थी। मेरी फूल सी बच्ची को किस अपराध की सजा दी तुमने? बीरेश को देखते ही उसकी ओर लपक कर बिंदिया की माँ फपक कर रो पड़ी तो अचानक बीरेश का दिल किसी आशंका से कांप उठा। कैसी है आपकी बेटी? पथराई दृष्टि से शून्य में ताकते पिता का जैसे अंतर मन तक हिल गया उसके इस प्रश्न से। जिंदा है, इससे बेहतर था कि वह मर जाती। दम तोड़ती आवाज़ थी उनकी। क्यों, क्या हुआ उसे? उत्तर की प्रतीक्षा का धैर्य चुक गया। भागते कदम डॉक्टर के कक्ष में प्रवेश कर गए। डॉक्टर, क्या हुआ उस लड़की को? कैसी है वो? सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर पर उसने अपने प्रश्नों की कीलें दनादन ठोंक दी। वह लड़की? हाँ, वैसे तो ठीक है, पर हाथों में बेवजह पेपर वेट तोलते डॉक्टर की दृष्टि बीरेश के पर जम गई तो वो घबरा गया। पर क्या? साफ साफ कहो। धैर्य अब सीमाएं तोड़ने लगा। मुझे अफसोस है बीरेश, पर पैर में सेप्टिक हो जाने के कारण गैंग्रीन का खतरा था, अतः मजबूरी में हमें उसका पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा। डॉक्टर का लहजा अब पूरी तरह व्यावसायिक हो उठा था। ओह! बीरेश धम से निर्जीव सा हो बगल में पड़ी कुर्सी में धंस गया। तो क्या अनजाने में ही उसने उस लड़की को मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया? बीरेश से दृष्टि हटाकर डॉक्टर मरीजों की भीड़ में व्यस्त हो गया और आंखें मूंदे बीरेश का घायल मन भटक कर उस मनहूस दिन की चौखट पर जा खड़ा हुआ। उस दिन बिजली की फुर्ती से ब्रेक लगाने पर भी वो संधे मोड़ पर किसी राहगीर की आकृति उसकी कार के बोनट से टकराकर एक लंबी चीख के साथ सड़क पर ढेर हो गई थी। कार बंद कर वो तेजी से बाहर निकला। प्रकाशहीन सड़क पर बिखरे सांझ के हरे सुरमई धुंधलके में भी उस औंधी पड़ी आकृति के कपड़ों से उसे यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि दुर्घटनाग्रस्त आकृति किसी नारी की थी। एक क्षण को उसके विचारों को असमंजस की आंधी ने घेर लिया। पलक झपकते ही ये सब कैसे हो गया? उसके मस्तिष्क में झूमते विचारों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, अथवा वह नारी आकृति ही किसी अदृश्य शक्ति सी उस सूने मोड़ पर अचानक धरती के गर्भ से निकल आई थी। शैशव की सीमा पर खड़े जिन हाथों ने कार की स्टीयरिंग संभाली थी, उनके युवा हो जाने के बाद भी आज तक इंसान तो क्या, किसी पशु पक्षी का भी बाल तक बांका नहीं हुआ था। अभी वह चेतना शून्य शरीर को सीधा कर उस पर होने वाली क्षति का अनुमान लगाने की सोच ही रहा था कि न जाने कैसे उस वीरान मोड़ के दोनों ओर से इंसानों की भागती आकृतियां बरसाती कुकुर मुत्तों सी उसकी दृष्टि में उगने लगीं। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। भीड़ में संवेद स्वर उठ रहा था। अब तक कुछ सुनी सुनाई और देखी घटनाएं उसके जहन में उछलीं और पलक झपकते ही धरती पर शून्य पड़ी लड़की को एक झटके से कार की पिछली सीट पर डाल दिया और इससे पूर्व कि पीछा करते स्वरों के हाथ उस तक पहुंच पाते, उसने पूरी गति से कार दौड़ा दी। कुछ ही क्षणों में रफ्तार की पैनी धार से उसकी कार एक बड़े अस्पताल के मुख्य गेट पर थी। कार का बोनट लड़की के पैर से टकराया था। शॉक से लड़की बेहोश हो गई थी और उस घाव से खून अधिक बह जाने के कारण लड़की की स्थिति नाजुक थी। यदि इसे शीघ्र ही खून ना दिया गया तो डॉक्टर के इस अधूरे वाक्य की पूरी इबारत बीरेश के हृदय में भय और गिलानी बन सिमट गई। शीघ्रता से उसने डॉक्टर के साथ जाकर अपना रक्त परीक्षण करवाया, परंतु उसका ब्लड ग्रुप अलग था। किसी प्रकार ब्लड बैंक से उसने रक्त का इंतजाम किया। इसी बीच लड़की के माँ बाप को भी इस दुर्घटना की सूचना मिल गई थी। अपनी बेटी के लिए रोती कलपती माँ ने अस्पताल पहुँचते ही बीरेश को लताड़ा था, पर डॉक्टर द्वारा अपनी बेटी के खतरे से बाहर होने की बात सुनकर तथा यह भी कि ये सब बीरेश के प्रयत्नों से ही संभव हो सका था, माँ के साथ खामोश पिता ने भी इसे केवल दुर्घटना मान अपनी दृष्टि से ही बीरेश के आगे संधि पत्र परोस दिया था। अस्पताल में उस लड़की के लिए हर प्रकार से बेहतर प्रबंध कर वो थका मांदा घर लौटा था। डॉक्टर बीरेश का अच्छा मित्र था, अतः वह अब उसकी ओर से पूर्ण आश्वस्त था। 2 दिन कार्य की व्यस्तता में ये घटना उसके जहन से उतर सी गई।
पर आज दोपहर में जब डॉक्टर माथुर ने उससे फ़ोन पर कहा, बीरेश, मैं तुमसे बिंदिया के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो वह चौंक पड़ा। मस्तिष्क में जोर देने पर भी उसे ये नाम परिचय के दायरे से स्पष्ट नहीं हुआ। कौन बिंदिया? उसने अचकचाकर पूछा। वही लड़की जिसे तुम अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर की बात ने उसकी चेतना को जैसे करारा झटका दिया। अच्छा, वो लड़की, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बस तुम शाम को अस्पताल आ जाना। फ़ोन कट गया था। उस पल बीरेश को एक उत्सुकता अवश्य हुई कि डॉक्टर आखिर कहना क्या चाहता है, पर ऐसी आशंका का स्पर्श तो उसे दूर दूर तक नहीं हुआ था। क्या सोच रहे हो? अचानक डॉक्टर ने उसके विचारों की कड़ी काट दी तो वह एकाएक जैसे नींद में बोल उठा। क्या उसे ये बात, मेरा मतलब है पैर कटने की बात पता है? अभी तो नहीं, पर शीघ्र पता चल जाएगी। डॉक्टर फिर कोई फाइल उलटने लगा था। बीरेश के विचारों का ताना बाना बन रहा था। उसके विचारों में पश्चाताप भी था और एक नामाकूल सा भय भी। आखिरकार स्थिति का अंदाज़ा लगाने का निर्णय ले वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर ने उस पर तेज नज़र डाली। उसी लड़की के पास, बीरेश ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर कुछ चेतावनी देना चाहता था, पर बीरेश का चेहरा देख उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते ही बीरेश के आत्मविश्वास को झटका लगा था। उसे रह रहकर कभी स्वयं पर तो कभी उस अनदेखी लड़की पर क्रोध आ रहा था, जिसने ना जाने कहाँ से टपक कर उसकी अच्छी भली जिंदगी में समस्या खड़ी कर दी थी। यद्यपि लड़की के माँ बाप की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा, उसने मुँह मांगा पैसा देने का विचार बना इस समस्या का निदान खोज लिया था, पर फिर भी मस्तिष्क में उस बेकसूर लड़की की बनती बिगड़ती आकृतियों से उसे घृणा हो रही थी। न जाने शैतान की भला कहाँ से धधकते स्वर मुँह में ही रह गए। कमरा नंबर 11 का पर्दा हटाते ही उसकी दृष्टि सामने बिछे पलंग पर उलझ कर रह गई। लाल कंबल में लिपटी वह कोई इंसानी काया थी अथवा कश्मीर की घाटी के केसरिया फूलों के खूबसूरत गुच्छे। सीपियों सी आंखों के ऊपर लंबी बरौनियाँ चंचल तितलियों सी फुदक रही थीं, पर यौवन की सीढ़ी पर कदम रखने के बाद भी बचपना अभी पाँव में लिपटा था। यह उन चंचल पुतलियों में उभरती आश्चर्य की आड़ी तिरछी रेखाओं से स्पष्ट था, जो एक अजनबी को अपनी ओर यूं देखता पाकर उभर आई थी। आप बिंदिया, मेरा मतलब है आपका नाम। कल्पनाओं में बनी छवि को औंधे मुंह गिरता देख बीरेश के मन में संशय उठ खड़ा हुआ, जिसे लड़की के चेहरे पर उतर आई भोली मुस्कुराहट ने बीच में ही काट दिया। हाँ, मैं बिंदिया ही हूँ, पर आप? मेरा नाम बीरेश है। अपने परिचय को आगे बढ़ाने का उसमें साहस नहीं हुआ। आप डॉक्टर हैं? नहीं। हाँ, डॉक्टर का मित्र हूँ। उन्होंने आपका हाल लेने भेजा है। उसने बहाना बनाया। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द है बस। आप उस आदमी को जानती हैं जिसकी मोटर से? जानती तो नहीं, पर जरूर वह कोई भला आदमी ही होगा। बीरेश की बात काट बिंदिया फिर हंस दी तो वह अकारण ही झल्ला उठा। कमाल की लड़की हैं आप, जिसके कारण आज आप यहाँ हैं उसे भला कह रही हैं। भला ही तो था वह जिसने समय रहते मुझे अस्पताल पहुँचा दिया, वरना अपनी तो राम राम। बात अधूरी छोड़ वो शैतानी से मुस्कुरा दी तो बीरेश हैरान रह गया। अस्पताल के पलंग पर स्थित पड़ी वह लड़की इस नाजुक वक्त में भी इतनी खुशमिजाज हो सकती है, यह उसकी कल्पना से भी परे था। तभी बिंदिया के पिता भीतर आए तो वो सत्य की तह खोले बिना ही कमरे से बाहर आ गया। रात भर उसका मन व्यग्र रहा। सुबह माँ से जब उसने इस घटना का जिक्र किया तो उस कोमल हृदय ने इतना ही कहा, देखना उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। दूसरे दिन डॉक्टर के फ़ोन से ही उसे पता चला कि बिंदिया को अपने पैर कटने की सूचना मिल चुकी है। दिन भर कार्यालय की व्यस्तता के बावजूद अस्पताल में पड़ी उस अपाहिज लड़की का ध्यान किसी जिद्दी बच्चे सा उसके मस्तिष्क में शांति भंग करता रहा और साँझ होते ही उसकी कार अस्पताल की दिशा में मुड़ गई। बिंदिया के पिता उसे अस्पताल गेट पर ही मिल गए। वो दवा लेने जा रहे थे। कहिए, कैसी हैं आप? बिंदिया के कमरे में घुसते ही उसने भीतर उठते झंझावातों को परे धकेल मुस्कुराकर पूछा।
वह स्थिति के सही आकलन के बाद ही कोई ठोस निर्णय लेना चाहता था। अच्छी हूँ। गुलाबी होठों पर जैसे आदतन हल्की मुस्कान खेल गई। आपका पैर? वह भी ठीक है। इस बार मोतियों सी दंतपंक्ति फिर चमक गई तो बीरेश की जुबान लड़खड़ा गई। क्या आपको मालूम है कि आपका पैर? मुझे सब मालूम है, पर आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है, जैसे मेरा नहीं आपका पैर। वह शरारत से फिर मुस्कुराई तो बीरेश के भीतर की सारी गलानी उसके चेहरे पर तमतमाहट बनकर उतर आई। इतनी बड़ी दुर्घटना को कोई इतनी सहजता से भी ले सकता है। बीरेन के लिए ये पहला अनुभव था, और वह भी इतनी कमसिन लड़की। कहीं इसके मस्तिष्क में कोई आघात तो नहीं लग गया था? वह परिपक्वता की सीमा से इतनी दूर है कि स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। पर स्वयं बीरेश को क्या पता था कि रात भर आंसुओं की नदी में डूबने उतरनाने वाली बिंदिया के भीतर दुख का कैसा दावानल उमड़ रहा था। बचपन से ही स्वाभिमान के पाले में खेली उस विजयी नारी को एक अजनबी के सम्मुख अपनी कोई पराजय स्वीकार नहीं थी। फिर वह यह भी अच्छी तरह से समझ गई थी कि कमजोर छड़ों में बटोरी हुई सहानुभूति उसका पैर तो क्या, उसकी बैसाखी भी नहीं बन सकती है। यथार्थ के झेलने के लिए उसे साहस के कवच की जरूरत थी, आंसुओं की झीनी चादर की नहीं। आपको अब भी उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आ रहा जो इसका जिम्मेदार है? बीरेश के भीतर गिलानी का बढ़ता धुआं बाहर निकलने को बेचैन हो उठा। बिल्कुल नहीं। बिंदिया ने बगल में रखी मेज से पानी के गिलास की ओर हाथ बढ़ाया तो बीरेश ने लपक कर गिलास उठाकर उसे पानी पिला दिया, पर मन में भरा दुख के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। बिंदिया जी, मेरा नाम केवल बिंदिया है और प्यार से सब मुझे बिंदो कहते हैं। हृदय की तपन कोमल अधरों पर मुस्कान बन तैर गई तो बीरेश के हृदय में धधकता लावा फूट कर बह निकला। बिंदिया, आपको इस स्थिति में पहुंचाने का उत्तरदायी मैं ही हूँ। मेरी ही कार ने आपका भविष्य पंगु बना दिया है। मैं आपका अपराधी हूँ। आप जो चाहें सजा दें, मैं सर झुकाकर स्वीकार करूँगा। बोलते बोलते बीरेश का स्वर भर्रा गया, पर झुकी निगाहें ऊपर उठते ही पलकों के पर्दे आश्चर्य से और ऊपर खिसक गए जब उसने बिंदिया का सहज स्वर सुना। मुझे मालूम है, कल आपके जाने के बाद माँ ने मुझे सब बता दिया था। क्या फिर भी? बीरेश को पहली बार अपनी श्रवण शक्ति पर भ्रम हुआ। हाँ, फिर भी मैं आपको दोषी नहीं मानती, क्योंकि इसमें गलती मेरी भी थी। सुनसान सड़क को पार करने की शीघ्रता में मैं भी इधर उधर बिना देखे चल रही थी। बिंदिया का स्वर अब गंभीर था। मैं जानता हूँ, मुझे दोष मुक्त होने का एहसास कराने के लिए आप जानबूझकर स्थिति को नकार रही हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, केवल मैं। कहते कहते बीरेश का स्वर हाँफ उठा। बिंदिया बोली। कुछ क्षण मौन हो उसे देखती रही। फिर सधे स्वर में, हो सकता है आप सही हो, पर आपको पूरी तरह हालात का जिम्मेदार ठहराकर मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ आपका दोष आपके कंधे पर डालकर मुझे मेरा पैर तो वापस नहीं मिल जाएगा, ना ही मेरी स्थिति में कोई अंतर आएगा। उल्टा आपके साथ साथ अपने मन की भी शांति भंग कर बैठूंगी। आपके मन की शांति? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, आपको अपनी स्थिति का जिम्मेदार मानकर जब भी मैं अपना पैर देखूंगी तो मेरे मन में आपके प्रति कड़वाहट फूटेगी, जिसका ताजहर मेरी जिंदगी के बचे खुचे चैन को भी नष्ट कर देगा। बिंदिया मुंह में सब जैसे जमकर रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी। एक कागज की मिल का मालिक और कई कंपनियों के प्रबंध संचालक के पद पर आसीन 26 वर्षीय बीरेश का विशाल व्यक्तित्व उस नाजुक कमसिन लड़की के सम्मुख अपनी ही दृष्टि में बौना हो उठा। वह उसकी महानता और दूरदृष्टि की बात सोच कर ही रहा था कि फिर वह बोल उठी। बस अब आपसे मेरी यही विनती है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। शब्दों में न जाने कौन सा आकर्षण था कि अगले ही पल बिंदिया के नाजुक हाथ बीरेश के हाथों की गिरफ्त में थे, समझौते की पहली शर्त के रूप में। उसके उपरांत बीरेश का नियम बन गया था, ऑफिस से लौटते ही वह सीधा बिंदिया के पास चला जाता, उसे तरह तरह की बातें सुनाकर हंसाता। बिंदिया के होंठों पर खिलती हंसी देखकर उसके मन में पलते अपराध बोध को शांति सी मिलती थी।
और बेटी को प्रसन्न देख बिंदिया के माँ बाप को भी उसके आने पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे वो भी बीरेश के सद्व्यवहार और सहृदयता की छांव तले विश्राम करने लगे थे। 20 दिन अस्पताल में रहने के पश्चात बिंदिया को छुट्टी मिल गई। अस्पताल का सारा खर्च बीरेश ने ही बर्दाश्त किया था। उसके उपरांत भी कभी कभी वह उसके घर चला जाता था। बिंदिया के माँ बाप दोनों ही बड़े सरल और सहृदय व्यक्ति थे। पिता स्कूल में एक मामूली अध्यापक थे, परंतु उच्च विचारों की बहुत बड़ी पूंजी उन्होंने अपनी बेटी को विरासत में दी थी। उनकी 3 संतानों में बिंदिया सबसे बड़ी थी। वहीं पर बीरेश को मालूम हुआ कि आर्थिक विपन्नता होते हुए भी बिंदिया की खूबसूरती और मृदुल व्यवहार के कारण उसका रिश्ता एक अच्छे घराने में तय हो गया था। लड़का इंजीनियर था तथा किसी ट्रेनिंग में 6 माह के लिए विदेश गया हुआ था, जहां से लौटते ही विवाह होना था। बिंदिया की दुर्घटना की सूचना उन लोगों को भेज दी गई थी, पर अभी तक वहां से कोई उत्तर न आने से माँ बाप की चिंता स्वाभाविक थी। एक दिन वह बिंदिया के घर पहुंचा तो वहां का वातावरण देख स्तब्ध रह गया। माँ एक कोने में आंसू बहा रही थी और कोने में सर झुकाए बैठे पिता पर जैसे सुन्नता की छड़ी फिर गई थी। क्या हुआ माँ जी? अपनी उपस्थिति का भान कराते हुए उसने जोर से पूछा, तो उत्तर में एक मुड़ा तोड़ा कागज उन्होंने उसकी हथेली पर रख दिया। आंसुओं से धुलाई इबारत को एक ही सांस में पढ़ गया वो पत्र विद्या के भाभी ससुराल से था। सगाई की रस्म के उपरांत भी उन्होंने एक अपाहिज लड़की को अपने इंजीनियर बेटे की पत्नी बनाने से इनकार कर दिया था। विद्या जानती थी ये। उसने धीरे से पूछा, हाँ, मैं पड़ोस में गई थी। सोमेश और निशा स्कूल में थे। मैरी ने डाकिए से पत्र लेकर सीधा उसे ही थमा दिया था। सुनकर एक क्षण को मानव मन की कमजोरी बीरेश पर हावी हो गई। कहीं अब उसको ही बिंदिया के साथ घटित घटना का उत्तरदायी समझकर उसके माँ बाप उसके ही गले में बिंदिया को मरने का प्रयत्न ना करें। पर दूसरे ही पल अब तक देखे उनके निश्चल व्यवहार ने आगे बढ़ आत्मग्लानि के पानी से उस विचार को धो डाला और कुछ न पूछ वह सीधे बिंदिया के कमरे की ओर बढ़ गया। कैसी हो बिंदिया? ठीक हूँ। आंसुओं से धुंधलाई आंखों पर उसने पलकों के पर्दे डाल दिए। क्या अब भी तुम मुझसे घृणा नहीं करती? बीरेश ने सीधा उसकी आंखों में झांकने का प्रयास किया। घृणा? ओह, आप इस कागज के टुकड़े के संदर्भ में बात कर रहे हैं। उठी दृष्टि एक बारगी बीरेश के हाथ में दबे उस तुड़े मुड़े कागज पर ठहर गई। हाँ, पर यह तो होना ही था जिसे न आप रोक सकते थे और न मैं। जवाब में बीरेश कुछ और कहना चाहता था, पर बिंदिया का पहली बार संजीदगी भरा चेहरा देख उसका साहस जवाब दे गया और वह वहाँ से घर लौट आया। कुछ ही दिन के अंतराल में बिंदिया पुनः सामान्य जीवन जीने लगी। बैसाखी उसके शरीर का अभिन्न अंग जरूर बन गई थी, पर उसकी चपलता और गतिविधियों में किसी प्रकार बाधक नहीं थी। घर के कामकाज में हाथ बटाने के साथ ही उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। अंग्रेजी में एमए का फाइनल वर्ष था। 1-2 बार बैसाखी के सहारे कॉलेज जाता देख बीरेश ने उसे कार में छोड़ने का प्रस्ताव रखा, तो दृढ़ किंतु मृदु शब्दों में उसने मना कर दिया। बीरेश जी, मुझे अपने वर्तमान के साथ सामंजस्य करने का मौका तो दो। मैं अपनी स्थिति के साथ समझौता कर सकती हूँ, उसके आगे घुटने नहीं टेकूंगी। सुनकर हैरान रह गया बीरेश। झेप भी महसूस हुई, क्योंकि हरदम सहायता का हाथ बढ़ा वह उसे अपाहिज होने का एहसास दिलाता है। बिंदिया की चपलता और हरदम प्रसन्न रहने वाली मुद्रा देख उसे भ्रम भी होता कि कहीं ये लड़की मुस्कुराहट की आड़ में अपने आंसू छिपाने का प्रयत्न तो नहीं कर रही। और एक दिन जब वह बिंदिया से यही प्रश्न कर बैठा तो उसने धीमे से अपना ही प्रश्न दाग दिया। अगर मैं कहूँ हाँ, ये सब दिखावा है, तो क्या करेंगे आप? क्या असली खुशी आप मेरे लिए ला सकते हैं? बीरेश को निरुत्तर देख वह फिर समझाने वाले अंदाज में बोली, बीरेश जी, बीता हुआ कल मुट्ठी से फिसल चुका है। चाहूँ भी तो उसे वापस नहीं ला सकती, और भविष्य उस बंद दरवाजे पर सर मारने के लिए मैं अपनी कल्पनाओं के पक्षी को नहीं छोड़ सकती। बस एक वर्तमान ही है जो मेरी पकड़ में है। उसे ही अच्छा या बुरा बनाना मेरे हाथ में है, तो क्यों ना उसे ही भरपूर जी लूँ।
क्या पता आज की खुशबू मेरे कल को भी सुगंधित कर दे। बस मौन हो ताकता रह गया था वीरेश। हैरान था वो, चंचल थिरकती पुतलियों में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति और इतना असीमित आत्मविश्वास। इसी बीच माँ की जिद पर उसने अपने ब्याह के लिए जोर पकड़ते रिश्तों में कई लड़कियां देखीं, परंतु सुंदर बहू की कामना करने वाली माँ और प्रतिष्ठित घराने से संबंध बनाने के इच्छुक पिता की हर आकांक्षा पूरी होते देखकर भी पता नहीं क्यों वीरेश किसी रिश्ते पर स्वीकृति की ताप नहीं लगा पाया। हर बार चित्र सी सुंदर आकृति में कुछ खालीपन का एहसास होता था। और वो सुलक्षणा, मौसी के देवर की बेटी, जिसका कुछ माह पूर्व चित्र देख कर ही वो भाव विभूत हो गया था, यथार्थ में कहीं अधिक सुंदर थी। पर सामाजिक रीतियों के अनुपालन जब वह गुड़िया सी सजी धजी नजरें झुकाए चाय की ट्रे लेकर आई तो लगा जैसे भव्य कला कक्ष में खूबसूरत फूलों का कोई गुलदस्ता सजा दिया हो। 2 क्षण मिले एकांत में उसने यूं ही औपचारिकता बस पूछ लिया, आपको मैं पसंद? बिना नजरें उठाए उसने जैसे टेप में भरे शब्द दोहरा दिए, मेरे माता पिता की पसंद ही मेरी पसंद है। सुनकर अकारण ही चिड़चिड़ा उठा वीरेश। मशीनों की तो उसके पास भी कमी नहीं थी जो बटन दबाते ही मनचाहा कर दे। अब एक और मशीन अपने घर में सजाकर क्या करेगा वह? पर हर रिश्ते को अस्वीकृत करने के बाद अपने से ही क्षुब्ध हो उठा था उसका मन। आखिर वह चाहता क्या है? कौन सी छवि उसके मन में है जिसकी चाह में वह इन भोली भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है? उलझते मन की गुत्थी जल्द ही सुलझ गई। लो मिठाई खाओ वीरेश। एक शाम बिंदिया की माँ ने हंसती आंखों से मिठाई का टुकड़ा वीरेश के मुंह में खिलाया तो वह चौंक गया। कौन सी खुशखबरी है माँ जी? एक नहीं 3 खुशखबरी हैं। बिंदिया की माँ आज बहुत खुश थी। पहली बार बिंदु प्रथम श्रेणी में पास हो गई। दूसरी, इसके पिताजी के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। और तीसरी, माँ एक क्षण को बिंदिया की ओर देख मुस्कुराई तो वीरेश का धैर्य जवाब दे गया। और तीसरी, इसके पिताजी के स्कूल के एक अध्यापक से इसका विवाह तय हो गया है। क्या? सुनकर ना जाने क्यों जैसे सदमे की दीवार से गिरा वीरेश उसके मनोभावों से अनभिज्ञ माँ अपनी ही रौ में बोलती जा रही थी। लड़के वाले अगली लगन में ही ब्याह करने को बोल रहे हैं। बस अब बिंदिया भी चली जाएगी। अच्छा, शब्द जैसे वीरेश के होंठों पर जमकर रह गए। वहाँ से लौटने के पश्चात रास्ते भर माँ के कहे शब्द वीरेश के मस्तिष्क में हथौड़े सी चोट करते रहे। बिंदिया चली जाएगी और इस चोट के साथ ही एकाएक एक कड़वी सच्चाई जैसे सारे पर्दे फाड़ मुंह उघाड़े सामने आ खड़ी थी। वह बिंदिया से प्यार करता है। आज तक वो उसकी छवि हर लड़की में तलाश रहा था, पर जिंदगी की हर टेढ़ी मेढ़ी चुनौती को हंसकर स्वीकार करने की क्षमता उसे बिंदिया के अतिरिक्त कहीं दिखाई कहाँ दी। व्यंग से उसके होंठ गोल हो गए। अपाहिज बिंदिया नहीं, वह स्वयं है जिसके मस्तिष्क की अपंगता ने उसे आगे बढ़ने का साहस ही नहीं दिया। घर पहुंचते ही उसने झिझकते हुए जब माँ से इस राज को उजागर किया तो प्यार से उन्होंने उसका माथा चूम लिया, पर इतना अवश्य कहा, वीरू, प्यार में सिर्फ भावनाओं में बहना बुद्धिमानी नहीं, यथार्थ के धरातल पर सोचना समझना भी जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि भावुकता के आवेग में बहता निर्णय पश्चाताप के पथरीले किनारों से टकराकर लहूलुहान हो जाए। बिंदिया जितनी कोमल है उससे ज़्यादा स्वाभिमानी है बेटे। उस साहसी रूपसी बाला से 1-2 बार वो भी मिलने गई थी और हर बार उसके लिए उनके मन में अपार स्नेह भर गया था। दूसरे दिन वीरेश ने सीधे जाकर बिंदिया से प्रश्न किया, बिंदिया, तुम मुझसे शादी करोगी? सुनकर एक बार तो वह स्तब्ध रह गई, फिर वास्तविकता का अंदाजा लगाते ही उसका स्वर पहली बार वीरेश के सम्मुख का सैला हो उठा। वीरेश जी, मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। पैर कट गया है तो क्या हुआ? मैं अपनी ज़िंदगी स्वयं जीने का साहस रखती हूँ। किसी की दया पर जीने से पहले मैं मर जाना पसंद करूँगी। और आपके संदर्भ में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, क्योंकि जिस बात का अपराधी आप खुद को समझते हैं उसमें मैं भी बराबर की भागीदार हूँ। और आपका अपराध इतना बड़ा नहीं कि जिसके प्रायश्चित में आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दें। बिंदिया, सहानुभूति का तो मेरे तुम्हारे बीच
कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे अदम्य साहस ने इस भावना को मेरे मन में झांकने का भी अवसर नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वाभिमान ने मुझे अपना गुलाम जरूर बना लिया है। बीरेश के स्वर में सच्चाई झलक रही थी। बीरेश जी, सच्चाई को मत नकारिए। आप उस उच्च वर्ग के सदस्य हैं जिसको हमारा निम्न मध्यम वर्ग आसानी से छू भी नहीं पाता। उस पर अपाहिजता का अक्षम्य दोष। आपको भावना बस कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे भविष्य आपको कभी क्षमा न कर सके। विद्या की बात समाप्त होती इससे पहले ही आगे बढ़कर बीरेश ने उसके हाथ थाम लिए। विद्या, मेरी भावनाओं का आवेग बरसाती नाले सा क्षणिक नहीं, समुद्र सा स्थायित्व लिए है। बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि तुम्हारे प्यार के सहारे के बिना मेरी जिंदगी पंगु हो जाएगी। पर मेरा अपाहिज बात पूरी होने से पहले ही बीरेश ने बिंदिया के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शरीर के अंग पूरे होने से कोई सक्षम नहीं हो जाता। असली सक्षमता तो मस्तिष्क में होती है। फिर तुम तो साहस और बल की वह रोमांचक पुस्तक हो जिसके हर अध्याय में एक नई इच्छा शक्ति की कहानी लिखी है। एक माह पश्चात ही पहली लगन में बिंदिया दुल्हन बन बीरेश के घर की देरी पर थी। प्रथम रात्रि को दुल्हन का घूंघट उठाते हुए जब बीरेश ने मधुर स्वर में कहा, बिंदो, ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वह अंधा मोड़ मेरे जीवन में खुशियों के इतने दीपक जला देगा, तो अचकचाकर बिंदिया ने पति के बक्ष में मुंह छुपा लिया। चंपई रंग पर लाज का ढेर सारा गुलाल बिखर गया था।